हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिंदी व्याकरण पाठशाला। आज हम लोग सीडीपी के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, तो पहला हमारा प्रश्न है, अधिगम, धारण, पुनः स्मरण तथा पहचान आदि प्रक्रियाएं होती हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अधिगम और धारण और पुनः स्मरण तथा पहचान ये कैसी प्रक्रियाएं हैं। तो सबसे पहले हम समझ रहे हैं कि अधिगम, धारण और पुनः स्मरण ये सब जो बात हो रही है ये कहीं ना कहीं स्मृति की बात हो रही है ना। किसकी बात हो रही है? स्मृति की बात हो रही है। और स्मृति के अंतर्गत ही ये सब चीजें आती हैं। कैसे? क्योंकि स्मृति जो होती है वो एक मानसिक प्रक्रिया होती है ना। और इसके जो है मुख्य कितने अंक होते हैं? 4 अंक होते हैं। कौन कौन से? अधिगम। अधिगम सबसे पहले क्यों होता है? जब सबसे पहले हम कुछ सीखते हैं उसे हम अधिगम की कहते हैं या सीखना कहते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं? उसके बाद जो भी हमने सीखा होता है उसको हम मस्तिष्क में संचित करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? धारण। सबसे पहले क्या आएगा? अधिगम। ठीक है, फिर उसके बाद धारण आएगा। अब जब हमने कोई भी चीज सीखी और उसको हमने मस्तिष्क में संचित कर लिया, मतलब धारण कर लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद बच्चा करता है आवश्यकता पड़ने पर उसको याद करता है, जिसको हम क्या कहते हैं? पुनः स्मरण कहते हैं। ये थर्ड स्टेज होती है ना, थर्ड स्टेज। उसके बाद क्या होता है? जब हम किसी चीज को दोबारा से याद करेंगे, जब हमें कोई चीज से समस्या है तो हम उसका समाधान ढूंढते हैं, तो हम वो चीज याद करते हैं, उसको कहते हैं पुनः स्मरण करना। पहले से पढ़ी हुई चीज को मस्तिष्क में संचित कर लेना, उसके बाद उसको आवश्यकता पड़ने पर पुनः स्मरण करना। उसके बाद क्या है? उसके बाद हमारा लास्ट में आता है फोर्थ स्टेज, हमारी जो होती है फोर्थ स्टेज, ये होता है पहचान। अब ये कैसे? जब अंत में हम कोई वस्तु तथा तत्व है उसको हम पहचान लेते हैं कि हाँ यही सही आंसर है या यही चीज सही है, उसी को हम पहचान कहते हैं। ठीक है, एक बुद्धवत महोदय थे, उनका कहना था कि जो बात पहले सीखी जा चुकी हो उसे याद करना ही स्मृति होती है ना। तो ये किसके अंतर्गत आ गए सारे? स्मृति के अंतर्गत। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विस्मृति के प्रकार हैं। विस्मृति के क्या प्रकार हो सकते हैं? एक होती है स्मृति और एक होती है विस्मृति। तो विस्मृति देखो, ए और बी सक्रिय भी हो सकती है और निष्क्रिय भी हो सकती है, इसीलिए सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। विस्मृति क्या होती है? जिसको हम कहते हैं फॉरगेट, भूल जाना कोई भी चीज। तो ये होती है दो प्रकार की, एक होती है सक्रिय मतलब एक्टिव फॉरगेटिंग, और दूसरा होता है पैसिव फॉरगेटिंग, है ना, जिसको निष्क्रिय विस्मृति कहते हैं। एक्टिव एक्टिव जो फॉरगेटिंग होती है उसके अंतर्गत क्या होता है? उसके अंतर्गत जैसे मान लो हमने कोई व्यक्ति है, वह किसी दुखद या अनुभव जैसी घटना को जानबूझकर भूलना चाहता है ना, उसको याद नहीं करना चाहता, लेकिन वो उसके अंदर मेमोरी तो है ना। तो इसको सक्रिय फॉरगेटिंग कहते हैं, जानबूझकर भूलना। और कभी क्या होता है? निष्क्रिय विस्मृति के अंदर क्या होता है? जैसे जैसे समय बीतता गया और कोई चीज हमने पहले अब नहीं अभ्यास कर पा रहे हैं, सीखी थी और उसका अभ्यास स्लो हो गया। मान लो जैसे मैथ पढ़ी आपने, और अगर आप उसका निरंतर अभ्यास नहीं करते हैं तो आप भूल जाते हैं ना उसको। तो वो क्या कहलाता है? उसको हम लोग कहते हैं निष्क्रिय विस्मृति। ठीक है, अभ्यास की कमी के कारण जब हम स्वाभाविक रूप से अपने आप भूल जाते हैं, उसको हम ये इतना मान के चलेंगे, जब स्वाभाविक रूप से भूलेंगे निष्क्रिय स्मृति। और जब हम जानबूझकर भूलते हैं किसी दुर्घट घटना को या कोई चीज जो हमारे साथ हादसा हो गया हम नहीं याद करना चाहते, उसको ध्यान साइड में इग्नोर करते हैं, उसको बोलते हैं एक्टिव फॉरगेटिंग। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? वे कारक जिन्हें व्यक्ति स्वयं अपने प्रयासों से प्राप्त करता है, तो क्या कहलाता है? जब अपने खुद के प्रयासों से प्राप्त कर रहा है तो इसको हम अर्जन कहते हैं ना। चॉम्स्की ने क्या बताया था कि बच्चा जब अर खुद के वातावरण से या आसपास से या खुद के प्रयास से सीखता है उसको हम अर्जन कहते हैं। तो यहाँ हमारा कौन सा कारक हो जाएगा? अर्जन कारक। एक और कारक होता है उसको कहते हैं जन्मजात कारक। ठीक है,
जन्मजात कारक होता है, उसके अंतर्गत 3 या 2 चीज़ें मान लो आप। जन्मजात क्या होती है? एक तो भूख होती है, भूख, प्यास, है ना? ये जन्मजात तो ही तो है। रोना, हँसना ये सब जन्मजात होती हैं, ठीक है? और अर्जित प्रेरक क्या होता है? वे प्रेरक होते हैं जिनके अंतर्गत व्यक्ति जो है समाज में रहकर अपने प्रयास से, रुचि से, वातावरण से, इनसे जब सीखता है तो उसको हम क्या कहते हैं? अर्जित प्रेरक कहते हैं। जैसे मान लो कोई पुरस्कार हो गया, प्रशंसा हो गई, तो हमने प्रयास किया ना, हमने अच्छा कार्य किया तो हमें पुरस्कार मिला, तो हमें प्रशंसा मिली। पद हो गया, जब हमने बहुत मेहनत की तो हम एक रैंक हासिल किए। सामाजिक प्रतिष्ठा, ये सब जो है हम अपने अभ्यास, प्रयास, अपनी रुचि से अर्जित करते हैं, इसीलिए इसको अर्जित प्रेरक कहते हैं। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, सीखने के किस सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति संपूर्ण परिस्थिति, यहाँ लिखा है संपूर्ण परिस्थिति के प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सीखता है। इसका आंसर तो हम बता देंगे, पर हम ट्रिक बताएं। जब भी संपूर्ण परिस्थिति जैसा कोई वर्ड दिखाई दे आपको, संपूर्ण या पूर्ण से अंश की ओर जो सिद्धांत है, ये होता है अंतर्दृष्टि या सूझ के सिद्धांत का, ठीक है? उसके अंदर ही ये टैग वर्ड मान लीजिए या कीवर्ड मान के चलिए आप, एक तरीके से। इसमें याद करने जैसा कुछ नहीं है, आप संपूर्ण देखेंगे तो इसको अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत के अंतर्गत ही मानते हैं। अब सूझ के, अंतर्दृष्टि और सूझ के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो कोहलर ने किया था। कोहलर ने ही तो किया था। कोहलर महोदय थे जो कोफ्ता, वर्दीमर, इन लोगों ने किया था, ठीक है? इसके अंतर्गत क्या होता है? व्यक्ति समस्या समाधान के लिए जो कोई समस्या है उसके छोटे छोटे भागों में उसको नहीं करता है, पूरी स्थिति को होल पूर्ण रूप में देखता है, और अचानक से ही उसको क्या होता है? मस्तिष्क में समाधान आ जाता है ना? अचानक वाला भी हमने बताया है आपको पहले वाले वीडियो में, कि जब भी अचानक वो अचानक उसको समस्या का समाधान मिल जाए, वो उसने प्रयास से ना किया हो या कुछ सोच विचार के ना किया हो, अचानक उसको सूझ आ जाए, समाधान मिल जाए, उसको अंतर्दृष्टि या सूझ के सिद्धांत के अंतर्गत ही रखेंगे। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, सीखने की मात्रा तथा समय के समाधान को चित्रांकित करने वाली वक्र रेखा क्या है? अब वक्र रेखा के बारे में पूछ रहा है, तो हम देखो सबसे पहले जानते हैं कि अगर सीखने की बात हो रही है तो वो अधिगम के अंतर्गत आएगी, है ना? इसीलिए ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसके अंतर्गत क्या होता है? एक सीखने की जो प्रगति है उसको एक ग्राफीय निरूपण में हम लोग देखते हैं। यह बताता है, जैसे मान लो कि सीखने की गति बढ़ रही है कि घट रही है ना? बढ़ रही है कि घट रही है या स्थिर हो गई है, वहां पे स्थिर कोई ग्राफ है, ठीक? अब ये बढ़ रहा है, कभी झुक रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर रुक रहा है, या यहीं रुक गया है, फिर बढ़ गया है, तो इसको ही हम अधिगम वक्र कहते हैं। ये इस मान लो इसमें जो होता है पठार, वह स्थिति होती है जहां सीखने की गति जो हो जाती है वो शून्य हो जाती है, ठीक? तो हम इसको ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सीखने की मात्रा तथा समय के संबंध को जो चित्रांकित करता है वह वक्र रेखा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा, जब कोई बालक सीखने को तत्पर है और वह चीजों को जल्दी से सीखता भी है, इसका मतलब उसके अंदर खुद की रुचि है, और सीखने की किस सिद्धांत के, अगर हम तत्पर की बात करें और यहाँ ऑप्शन देखें, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, तो ये मुझे नजर आ रहे हैं कि ये थांडाइक के नियम की बात हो रही है ना? थांडाइक के नियम आपने पढ़े होंगे, तो थांडाइक के नियम के अंतर्गत ही तो ये जो 3 है, ये 3 मुख्य नियम है, ये भी ध्यान में रखना है। कई बार क्वेश्चन पूछता है इनमें से मुख्य नियम कौन से हैं, तो जो एल्बर्ट एल थांडाइक थे, इनके 3 नियम, मुख्य नियम यही थे, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम। अभ्यास में अभ्यास करके बच्चा सीखता है, और प्रभाव में मतलब कोई प्रेरणा दी जाती है ना? प्रेरणा के अंतर्गत सीखता है। तत्परता का नियम क्या होता है? वह स्वयं से सीखता है, स्वयं से अपकार करता है, ठीक है?
तत्परता का नियम ही यही है, बालक किसी कार्य को सीखने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से जब तैयार होता है वह खुद से, तो वह कार्य जो होता है वह जल्दी कर लेता है और संतोषजनक उसका रिजल्ट मिलता है। तो यही हो जाता है तत्परता का नियम। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। किसी के द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? किसी के द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन। अब समायोजन क्या होता है? किसी भी परिस्थिति में जब हम ढल जाते हैं, उसके अनुकूल हो जाते हैं, उसके लिए हमारा शारीरिक स्वास्थ्य भी जरूरी है, संवेगात्मक स्वास्थ्य भी जरूरी है और सबसे ज्यादा मानसिक स्वास्थ्य जरूरी है। इसीलिए डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्योंकि अगर हम किसी भी कोई भी परिस्थिति है और उसके साथ अगर वो तालमेल नहीं बैठा पा रहा है, तो या तो वो शारीरिक स्वास्थ्य से सही नहीं है, संवेगात्मक स्वास्थ्य से सही नहीं है, या उसका मानसिक स्वास्थ्य सही नहीं है। इसीलिए इसके अंतर्गत डी ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्तित्व को कठिनाई होती है। अभी आप सोचिए, संज्ञानात्मक क्षमता किसके अंतर्गत आता है? ये आता है बौद्धिक क्षमता के अंतर्गत। ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात हो रही है, ये बौद्धिक विकास के अंतर्गत आता है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो, संज्ञान कॉग्निशन का सीधा संबंध ही होता है बुद्धि, तर्क, चिंतन और समस्या समाधान, है ना। किसी बालक में अगर ये संज्ञानात्मक क्षमता की कमी है, तो वो ना तो अमूर्त चिंतन कर सकता है और ना ही सही से निर्णय ले सकता है। उसी में उसको कठिनाई होती है। बौद्धिक विकास होना जरूरी है, क्योंकि उसमें तर्क नहीं है, चिंतन नहीं है, समस्या समाधान करने का उसके अंतर्गत अगर उस वो योग नहीं है, तो वो फिर बौद्धिक विकास के अंतर्गत ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, सहस्वावस्था है। सहस्वावस्था कैसी अवस्था है? समायोजन की अवस्था, आत्मनिर्भरता की अवस्था, या समस्या की अवस्था, या अनुकरण की अवस्था। तो सहस्वावस्था देखो होती है समायोजन की अवस्था, जैसा उसको ढाल दो। क्योंकि जन्म से क्या होता है, 5-6 साल मान, जन्म से 5 या 6 वर्ष मान के चलो, ठीक है। वैसे सीटेट हमारा 0 से 2 वर्ष ही मानता है सहस्वावस्था को, ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसके अंतर्गत बच्चा क्या होता है, गर्भाशय के सुरक्षित वातावरण से निकलकर जब भी वो बाहरी वातावरण में आता है, तो वो तालमेल बैठाना उसको पड़ता ही है। तो वो क्या करता है, ये समायोजन ही तो कर रहा है। एक दूसरे तरीके, अभी वो गर्भावस्था में था, फिर वो बाहरी वातावरण में आया, तो वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं समायोजन हो रहा है उसका। तो इसको ही हम समायोजन की आवश्यकता। लेकिन ये कहे, अगर यहाँ समायोजन नहीं होता तो अंकुरण की अवस्था भी कहेंगे, जो वो अपने आसपास के वातावरण, परिवेश, अपने माता पिता से भी अनुकरण करके भी सीखता है, इसीलिए इसको अनुकरण की अवस्था भी माना जाता है। लेकिन मनोवैज्ञानिक की दृष्टिकोण से अगर हम बात करें, तो शुरुआती जो समय होता है 0 से 2 वर्ष होता है, उसमें बच्चा समायोजन पर ज्यादा केंद्रित होता है। इसीलिए ए ऑप्शन आपका यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा, मानसिक विकास एक प्रक्रिया है। तो मानसिक विकास कैसी प्रक्रिया है? सतत भी है और व्यापक भी है, इसीलिए इसी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि मानसिक विकास क्या होता है, ये निरंतर चलने वाली भी प्रक्रिया होती है और जन्म से मृत्यु तक चलती है। साथ ही साथ ये व्यापक भी है, क्योंकि इसमें केवल ज्ञान प्राप्त करना ही नहीं, बल्कि भाषा, स्मृति, तर्क, कल्पना जैसे कई सारे आयाम आते हैं। बहुआयामी होती है ना आयाम, इसमें जो है कई सारे आयाम आते हैं, शामिल होते हैं। इसीलिए सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, शारीरिक रचना, बुद्धि, रुचि, व्यक्तित्व आदि में एक दूसरे से व्यक्ति जो है क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। व्यक्तित्व जो है वो भिन्न होता है, या होना क्या कहलाता है, ये पूछ रहा है। शारीरिक रचना, बुद्धि, रुचि, व्यक्तित्व आदि में एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से भिन्न होना क्या कहलाता है? तो ये जो है ये क्या कहलाएगा, एक मिनट रुकिए थोड़ा सा, ये कहलाएगा आपका सामूहिक भिन्नता, बौद्धिक भिन्नता, शारीरिक भिन्नता, या वैयक्तिक भिन्नता। हमने बात की थी, जब भी उसके परिवेश की बात हो रही है, शारीरिक संरचना की बात हो रही है, बुद्धि की बात हो रही है, रुचि की बात हो रही है, तो ये वैयक्तिक भिन्नता के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि बच्चा अपने आप में विशिष्ट होता है और प्रकृति का नियम भी यही कहता है, कोई भी दो व्यक्ति पूर्णतः समान नहीं होते हैं। उनका रंग रूप, उनका स्वभाव, बुद्धि,
कार्य क्षमता सब कुछ अलग होता है एक दूसरे से। इसको ही हम लोग इंडिविजुअल डिफरेंस कहते हैं या व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। शिक्षा में इसका बहुत महत्व है। क्यों? क्योंकि हर एक बच्चे की सीखने की जो गति होती है वो अलग-अलग होती है। उसी गति को देखते हुए ही शिक्षक को पढ़ाना चाहिए, है ना? तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट है हमारा किशोरावस्था को गंभीर उथल-पुथल की अवस्था किसने कहा है? तूफान की अवस्था किसने कहा है? तो ये स्टैने हॉल ने कहा है। किसने कहा है? स्टैने हॉल ने। स्टैने हॉल की उनकी एक पुस्तक आई थी एडोलनेस। कौन सी पुस्तक थी? एडोलसेंस, है ना? एडोलसेंस के अंतर्गत इन्होंने बताया था कि जो किशोरावस्था है वह प्रबल दबाव, तूफान, तनाव या संघर्ष की अवस्था है। इसमें बच्चे के अंदर जो होता है, जैसे किशोरावस्था में बच्चों के अंदर जो है ना, शारीरिक और संवेगात्मक परिवर्तन बहुत ज़्यादा तीव्र होता है या तेजी से होता है। तो वह स्वयं को अशांत महसूस करते हैं, वो विरोधी फ़ील करते हैं, वो समाज के साथ विरोधी जैसा बर्ताव करते हैं। उनका एक आदर, वो किसी न किसी को अपना आदर्श मानने लगते हैं। ये किशोरावस्था की जो है ना पहचान होती है। ये स्टैने हॉल ने इसको गंभीर उथल-पुथल की अवस्था कहा है, या तूफान की, संघर्ष की अवस्था, प्रबल दबाव की अवस्था, ये सब स्टैने हॉल ने कहा है। इसीलिए ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा भाषा विकास की अवस्थाएं या चरण हैं। तो भाषा अवस्था विकास में वाक् प्रयोग का भी होता है, बोलने की तैयारी होती है, शुद्ध उच्चारण भी जरूरी है। इसीलिए ये सभी जरूरी हैं। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि भाषा विकास जो होता है वो एक क्रमबद्ध होता है। पहले कोई चीज आएगी, फिर उसके बाद आएगी, फिर उसके बाद आएगी, फिर उसके बाद, इस तरीके से विकास चलता है। आप एकदम से बड़े-बड़े वाक्य नहीं बोलने लगते हैं। सबसे पहले आप टूटा-फूटा बोलते हैं, थोड़ा अक्षरों में बात करते हैं, फिर आप उनको शब्दों में बात करना सीखते हैं, फिर उसके बाद आप एक छोटे से वाक्य बोलना सीखते हैं। इस तरीके से बच्चे का जो विकास होता है ना? कि पहले वो रोना या बलबलाना जिसको कहते हैं, वो करता है। फिर उसके बाद वो शुद्ध उच्चारण करना सीखता है। फिर अंत में जो है व्याकरण संबंध, जैसे कि नियम से संबंधित वाक्य प्रयोग करने लगता है। तो ये हो गया आपका डी ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा 6 से 7 वर्ष के बालकों में कौन से खेलों में अधिक रुचि होती है? एकांकी या सामूहिक? तो हम बात करें तो बच्चों में सामूहिक जो होता है खेलने में रुचि ज़्यादा होती है। इसी को हम लोग कहते हैं गैंग एज। क्या कहते हैं? गैंग एज। ये याद रखना, आप गलत नहीं कर देना एकांकी और सामूहिक। इसमें बच्चे जो बाल्यावस्था में बच्चे होते हैं, प्रवेश कर रहे होते हैं जब बच्चे, तो वो क्या करते हैं, अकेले खेलने के बजाय अपनी ही उम्र के साथियों के साथ ग्रुप के साथ या समूह में खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं। जब उनकी 6 से 7 वर्ष की स्टार्टिंग की जो बाल्यावस्था की, पूर्व बाल्यावस्था की अगर हम बात करें, उसकी बात हो रही है। तो ये बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा मुख्य नियम है। अब मुख्य नियम क्या है? हमने अभी बात की थी थांडाई के 3 मुख्य नियम हैं। प्रभाव का नियम, तात्पर्यता का नियम और अभ्यास का नियम। प्रभाविता या प्रभाव भी बोल सकते हैं, इसीलिए आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना? इनके ये प्राइमरी जो नियम है वो यही है। ये इन्हीं को क्या अधिगम का आधार स्तंभ माना जाता है। आप प्रभाविता भी बोल सकते हैं, प्रभाव भी बोल सकते हैं और परिणाम भी बोल सकते हैं, इसीलिए ये तीनों सही हैं। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।